नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसएससी एग्जाम पाइथफाइंडर में। आज मैं लेके आया हूँ 12 सितंबर 2024 के एसएससी सीजीएल के सेकंड शिफ्ट के मैथ पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मैथ का पेपर। इस पेपर में पहला क्वेश्चन है, 44 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाले एक ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 30 डिग्री का केंद्रीय कोण अंतरित करता हो। तो यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं कि जो त्रिज्यखंड होता है, अगर चाप की लंबाई यल माना जाए तो इसके जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, इसकी चाप की लंबाई यल माने तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr θ/360। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो अगर हम a से डिनोट करें तो वो होता है πr² θ/360। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पाई कट जाएगा, r का एक स्क्वायर कट जाएगा, थीटा कट जाएगा, 360 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2r, यहाँ क्या बचेगा l और a। तो इस हिसाब से देखेंगे तो l/a बराबर 2/r, या a बराबर निकालेंगे, a उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 1/2 l × r। तो यही यहाँ पर वैल्यू हमें निकालनी है। अब होता यह है कि जो r की वैल्यू है, अभी हमें r की वैल्यू इसमें त्रिज्या का पता नहीं है, तो त्रिज्या की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम इस फार्मूले का यूज करेंगे अलग से। तो अलग से जो हम त्रिज्यखंड का जो चाप की लंबाई l दी है उसका यूज करके हम r निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे l बराबर 2πr θ/360। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 30 दिया हुआ है और 360 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये इसके बार 12 बार से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी तो यल के साथ, अगर अब यल की मान यहाँ पर 44 दे रखा है, यल यहाँ पर हम 44 लिख देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा और r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर हो जाएगा 44 × 6/π। अब यहाँ पर अगर और हम सॉल्व करना चाहेंगे तो 44 × 6 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 है, तो 22 दूना 44, ये कट जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा 6 दूनी 12 सती 84। तो ये हो जाएगा r। जब हमें इस r की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम यहाँ पर रख देंगे r की वैल्यू, और ये ऑलरेडी 44 दिया हुआ है, तो जो a निकालेंगे तो a की वैल्यू अब यहाँ पर देख लेते हैं। a बराबर होगा 1/2 × 44 × 84, यानी ये l है और ये r है। तो इसको केवल कैलकुलेशन करना है, यानी इसको काटना पीटना है, तो ये हो जाएगा 22 बार कट जाएगा, और 22 84 की हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 22 × 88 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 ही बचेगा, और 22 × 176, 176 8 हो जाएगा 184, यानी 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आंसर नंबर आपका 3। तो यहाँ पर प्रोसेस में पहले आप ये कर सकते थे कि पहले इसको निकाल लेंगे यहाँ से r के बाद इसका फार्मूला बना करके हम a निकाल लेंगे, जो इस तरह से होगा। तो ये सवाल ऐसे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या 4:5 के अनुपात में और उनकी ऊंचाइयां जो है 5:7 के अनुपात में, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेलन के जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, इसको अगर हम a1 लिखें तो ये होता है 2πrh। दूसरा अगर a2 लिखेंगे तो ये भी होगा 2πrh। यहाँ r1h1 और यहाँ r2h2 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम भाग कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा a1/a2, और इधर 2π कट जाएगा, तो ये हो जाएगा r1/r2 एक साथ कर देते हैं, और h1/h2 को एक साथ कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक साथ इसलिए कर देते हैं कि अनुपात में ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो r1 की जगह 4/5 और ऊंचाइयों की जगह 5/7 है, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 5/7। तो ये दोनों 5 कट जाएंगे, तो रियल में जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4/7 या 4:7। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य यह है और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो छूट का अमाउंट ज्ञात करें। अगर 180 का 15% निकाले, 10% 18 होगा, 5% 9 होगा, 18 9 27, तो इसका 10% 27 है। यहाँ से आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते। अगला क्वेश्चन है, एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्यों के बीच 2:3 है। यदि पुरुष सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। क्लब में कितनी महिलाएं? तो मान लेते हैं कि क्लब में जो है 2x और 3x के मतलब अनुपात में थे, तो 2x पुरुष मान लेते हैं और 3x महिला, क्योंकि x के साथ इसको ले लिया जाता है। अब है कि पुरुषों की संख्या को अगर 200 बढ़ा दिया जाए तो 2x + 200, तो नया अनुपात ये हो जाता है, यानी एफ में कोई चेंज नहीं है, तो इसके बटे 3x ही रहेगा, तो अनुपात क्या बन जाएगा, 5/6। इसी को केवल सॉल्व करना है। 3 से तो ऐसे ही कट जाएगा, तो 2 इधर चलाएगा, तो ये हो जाएगा 4x + 400 बराबर 5x। ये इधर कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 400। यक्स हमने माना क्या था,
इसके गुणक माने। तो क्लब में कितनी महिलाएं, महिलाओं की संख्या क्या थी 3x, तो महिलाओं की संख्या 3x बराबर क्या हो जाएगा 400 गुणे 3 बराबर 1200। आंसर आपका पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 tan थीटा बराबर 3 दिया हो तो इसका मान ज्ञात करें। यहाँ पर खास पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि 7 tan थीटा को अगर हम थोड़ा सा सही करना चाहें तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/7, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस व्यंजक में हम कास को हम ज़बरदस्ती अगर कामन ले लें तो कास थीटा कामन लेंगे तो अंदर बचेगा tan थीटा प्लस 5। इसी तरह से नीचे भी कास थीटा को कामन ले लिया जाएगा तो यहाँ भी बचेगा tan थीटा माइनस 2। ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ये कास कट जाएगा और tan थीटा का वैल्यू यहाँ 3/7 हमें पता है। तो 7 गुणे 3/7 प्लस 5 ऊपर, 7 गुणे 3/7 माइनस 2 नीचे। यहाँ 7 कट जाएगा तो 3 5 8 और यहाँ 7 कट जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1। तो आंसर रियल में क्या बचेगा 8 का 8 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन में DEF में कोण D समद्विभाजक भुजा EF को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर DEF एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज को हम ड्रा कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से एक त्रिभुज को मान लिया जाता है, D E और F। EF को बिंदु N पर क्या करता है कोण D, ये जो कोण D है इसका जो है समद्विभाजक, और समद्विभाजक यहाँ पर N पर इसको काटता है। समद्विभाजक का मतलब होता है ये कोण ये दोनों बराबर होंगे और ये साइड अगर अलग है तो इनकी भी डिस्टेंस अलग होगी, बीच में नहीं काटेगा। D बराबर 36, D ये दिया है 36 और ये जो है DF दिया है 40 और फिर EF भी दिया है 38। ये NF की लंबाई निकालना है, NF की लंबाई ये वाली निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ जानना ये है ज़रूरी है कि जिस रेशियो में ये साइड्स होती हैं, अगर इस तरह से इनके एंगल बराबर में बीच से जाता है तो जिस रेशियो में ये होती उसी रेशियो में इनकी ये जो है साइड होती। तो 36 और 40 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो काट के आएगा क्या आएगा 4 9 4 2 यानी 9:10। 9:10 के रेशियो में साइड्स होंगी। अब अगर 9:10 के रेशियो में साइड होंगी तो इनका अनुपाती योग क्या हो जाएगा 19। अगर ये तो ये 10वां हिस्सा अगर निकालना हो यानी ये वाला हिस्सा तो 10/19 बनेगा। टोटल लंबाई 38 ऑलरेडी ये दी हुई है तो यहाँ पर हम इसको 38 लिखेंगे। 19 दूना 38 और 10 दूना बराबर 20। तो NF की जो लंबाई होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। आंसर नंबर पहला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है m + n बराबर 24 हो तो ये का मान ज्ञात करें। यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये अगर पूरे फार्म को हम A समझें इसको B समझें तो A³ B³ का ये फार्मूला है। अगर A³ B³ का फार्मूला है तो A³ B³ को जब खोला जाता है तो ये होता है A + B एक ब्रैकेट में और A² B² माइनस AB दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ हम A + B का जब मान लिखेंगे तो ये होगा m - 16 प्लस n - 8 एक ब्रैकेट में और अगला ब्रैकेट बाद में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ये देखेंगे कि m + n - 24 हो जाएगा कौन सा पहले ब्रैकेट में, और m + n की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी 24 दी हुई। इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे तो ये 24 - 24 हो जाएगा। इधर वाला बाद ही देखेंगे तो ये खुद ही 0 हो जाएगा और 0 गुणे जो भी कुछ होगा तो सब क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0। ज़्यादा इसको खोलने का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में केवल इसीलिए पूछा जाता है कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों के लिए A और B के मान क्या उनके अपरिमित रूप से अनेक है। जब कोई इस तरह से द्विघाती दो समीकरण दिए जाते हैं अगर उनके अपरिमित रूप से अनेक हल हों तो उसमें क्या होता है कि उनके गुणांक यानी x के गुणांक और b के गुणांक और उधर आगे कांस्टेंट ये सब आपस में रेशियो के रूप में बराबर होते हैं। कहने का मतलब यहाँ x का गुणांक a है और यहाँ x का गुणांक 1 है तो a/1 बराबर y का गुणांक b है और यहाँ पर y का गुणांक 5 - 2a बराबर 23 और 23/6 ये इसके बराबर होगा। ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप ऐसे समझिए ये जो है गलत हो गया। ये यहाँ पर 3 होगा और बाकी ठीक है। तो यहाँ पर भी a/3 होगा और ये यहाँ पर 2 से गलत मिसप्रिंट हो गया। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। एक क्वेश्चन को जो है कुछ इस तरह से लिखेंगे तो a/3 b/ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर पूछा है a और b के मान क्या हैं, तो अगर हम a का मान निकालना चाहेंगे इसके बराबर करेंगे तो 3 दूनी 6 2 2 कट जाएगा तो a का मान यहाँ 1 आ जाएगा। इसको मान निकालने के लिए यहाँ पर इसके बराबर करेंगे तो एक ऑलरेडी 1 है तो 5 से 2 गया 3 बचा, 3 दूनी 6 उधर चला जाएगा तो यहाँ पर b का मान भी 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा a = 1 b = 1 ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को धन का 9/5 भाग वापस कर दिया। ब्याज की दर कितनी? ये साधारण ब्याज, इसमें ऐसी खास बात है कि 9/5, तो 9/5 का मतलब अगर हम एक में से इसमें से एक घटा देते हैं तो आ जाएगा 4/5, जिससे ये पता चलता है कि ब्याज 4/5 है। और ब्याज का मतलब वही SI जो है साधारण ब्याज है 4/5 है। और उधर क्या होगा, मेन हिस्सा तो एक ही होगा और दर इसकी R मान लेते हैं, समय 4 साल दिया है और बटे 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो R बराबर 100/5 = 20%। तो आपका आंसर जो है दूसरा सही होगा। यहाँ पर हमने कुछ और किया नहीं, बस सोचना है कि ये SI है साधारण ब्याज, ये PRT/100, P की जगह 1 है, तभी यह साधारण ब्याज 4/5 है, क्योंकि 9/5 टोटल हुआ था साधारण ब्याज और मूलधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में विद्यार्थी के द्वारा विभिन्न विषयों के अध्ययन में दिए गए 10 पाई चार्ट का अध्ययन करें। यदि विद्यार्थी अंग्रेजी 3 घंटे पढ़ता है तो गणित कितने घंटे पढ़ता है? अब यहाँ पर देखना है कि अंग्रेजी 3 घंटे पढ़ता है वो 15% है, तो 1 घंटे बराबर 5%। गणित क्या है 35%, तो 5 का 35 कितना गुणा है? 7 5 7 35, तो आंसर क्या आएगा? 7 घंटे। केवल सवाल देखते देखते आंसर लगाइए। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास बेस्ड है, यहाँ पर ये देखना है 2.5 इसको जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। 16 के बाद भाग 4 है, 4 और आप पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और गुणे में 8 और -1। अब क्या होगा, अब यहाँ पर भाग पहले होगा तो ये हो जाएगा 16/2 गुणे 8 -1, ये कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 64 -1 बराबर 63। आंसर नंबर आपका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक पाई चार्ट है, 20,000 कर्मचारियों का प्रतिशत बंटन दर्शाता है। यदि विभाग डी में 30% कर्मचारी महिलाएं हों तो उस विभाग में कितने पुरुष कर्मचारी हैं? यहाँ क्वेश्चन में कहा गया तो विभाग में डी में 30% कर्मचारी महिलाएं हों, तो पहले तो 20,000 का हम 30% निकालेंगे, तो 20,000 का जब 30% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 3 6 यानी 6,000, तो 6,000 यहाँ पर जो है बंटन के हिसाब से संख्या हो गई। अब इसमें पूछा है कि इसमें जो है पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो जब 30% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे? 70%, तो 6,000 का यहाँ पर 70% फिर निकालिएगा। 70% का मतलब होगा 70/100, तो ये 0 इससे कटा, 6 7 4200, तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा 4200 आएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 48 मिनट और 66 मिनट भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए? यहाँ पर ये देखना है कि ए तो आरो पार 32 मिनट तक काम करे, ए का 1 मिनट का भाग क्या है? 1/48, तो ए वाला पाइप और बी वाला पाइप, यहाँ ध्यान देना कि ए वाला 1 मिनट में 1/48 भाग भरता है और ये पूरे 32 मिनट रहेगा, तो ये हो जाएगा 32/48। अब आती बात बी की, बी को पूछा है कि कितने मिनट बाद बंद कर दिया, तो मान लेते हैं हम यहाँ पर x मिनट बाद बंद कर देते हैं, तो ये x मिनट तक तो ये भरता ही रहेगा, तो ये हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा x/66। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि टंकी भर जाती है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर टंकी भर जाने के बराबर हम क्या करते हैं 1 के बराबर। अब यहाँ पर 32 और 48 को अगर 16 से काटेंगे तो 16 दूना 16 3 आता है, 2/3 आया, तो x/66 बराबर 2/3 उधर ले जाएंगे तो 1 - 2/3 जो हिस्सा हो जाएगा 1/3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 66 गुणे 1/3, तो ये 3 से 22 बार कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 22 मिनट। आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1/1 + cos थीटा + 1/1। इसको अगर केवल कुछ नहीं एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा + 1 + cos थीटा और बटे a + b a - b के नाते क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा। यहाँ पर cos कट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1 - cos² के चलते sin² थीटा, तो 2/sin² थीटा। आंसर नहीं है तो साइन को ऊपर कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 2 कोसेक² थीटा, जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यहाँ ध्यान दें कि ये जो है पावर में है, वहाँ पे नहीं हो, गलती से ऐसा हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में है यदि काट की पावर 4 माइनस काट² 5 बराबर 1 हो तो ये का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर काट की पावर 4 को अगर थोड़ा सा खोलने के प्रयास करें तो ये हो जाएगा काट की पावर 4 बटे साइन की पावर 4 माइनस, और काट को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 + काट² 5। 1 + काट² 5 बराबर क्या होता है? ये होता है कोसेक² 5, तो ये कोसेक² हो जाएगा। और ये क्या लिखा है, इसको ऐसे रहने देंगे cos² 5 बटे साइन की पावर 4 5, और कोसेक² को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/sin²। तो एक बार और ध्यान दे लेंगे तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 5 बटे साइन की पावर 4 5 बराबर 1/sin² 5। ये स्क्वायर है तो इसकी पावर 4 है, तो यहाँ से 2
कट जाएगी तो 2 चली जाएगी इधर, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा cos की पावर 4 फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई। ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि cos की पावर 4 फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई। तो जब इसकी जगह हम जान ही गए कि ये वैल्यू साइन स्क्वायर फाई होगी और ये cos स्क्वायर फाई दिया है, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फाई बराबर 1। तो यहाँ पर इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन यहाँ दिया नहीं लेकिन फिर भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बगीचे में पहले वर्ष गुलबहार के 6 पौधे हैं। प्रत्येक वर्ष माली गुलबहार के 3 नए पौधे लगाता है और बगीचे में पहले वर्ष चमेली के 26 पौधे थे जिन्हें प्रत्येक वर्ष 2 पौधे खत्म हो जाते हैं। कितने समय बाद गुलबहार के पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर होगा? गुलबहार के 3 पौधे पर साल बढ़ते हैं और वो 2 साल कम होते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि मान लेते हैं कि x साल में बराबर हो जाएंगे। तो जैसे पहले से तो 6 दिए हैं गुलबहार के, तो 6 में अगर हम 3 हर साल बढ़ते हैं तो 3x हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा चमेली के पौधों के लिए जो कि 26 पहले से दिए हैं और इसमें से 2 हर साल घटते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा। क्यों कि x साल लगेंगे, 2 घटेंगे तो इतना घट जाएगा। ये अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो 2 को इधर हम ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5x, 6 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 20, तो x बराबर 4 वर्ष। आंसर आपका दूसरा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया एक पाई चार्ट है, इसमें पूछा है कि टेनिस और फुटबॉल पर खर्च की गई कुल रकम 1,45,000 है। तो सभी खेलों पर कुल कितनी? तो टेनिस 14 है और फुटबॉल 29 है। तो यानी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये 29% बराबर है 1,45,000। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 29 कितनी बार जाता है? क्योंकि 30 का 50 होता है तो 5 बार जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1% बराबर सीधे क्या हो जाएगा? ये 5 बार में कट ही जाएगा। तो 1% बराबर 5,000। निकालना क्या था? कुल खर्च। कुल खर्च क्या मतलब होगा? 100%। तो 100% बराबर और 2 जीरो बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 लाख। आंसर नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि सिद्धि अपने स्कूटर को इतने में बेचकर विक्रय मूल्य के भाग के बराबर, विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर, थोड़ा सा गलत हो गया, छपा नहीं है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ होता है। तो लाभ जो होता है वो है 1/6। तो फिर क्रय मूल्य क्या होगा? इसके हिसाब से समझ में आता है कि क्रय मूल्य 5/6 हो, क्योंकि 1/6 की वजह से ही 1 बढ़ा हुआ है। तो क्रय मूल्य 5/6 हो गया, लाभ 1/6 है और निकालना क्या है? लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत 1/6/5/6 गुणे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पर देखेंगे 6 कट जाएगा और 5 से 1 20 बार में कट जाएगा तो ये आ जाएगा लाभ परसेंट क्या? 20%। इस तरह से आंसर निकल आएगा। इस वैल्यू की कोई आवश्यकता इसमें है ही नहीं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है प्रथम 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ये आपको ध्यान रहे कि प्राकृतिक संख्या जो शुरू से प्राकृतिक संख्याएं होती प्रथम से शुरू करती हैं तो उनका जो वर्ग होता है, वर्गों का जो टोटल होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे n+1 2n+1/6 ये फार्मूला होता है। जो 1 से लेकर के 50 तक संख्याएं, 100 तक संख्याएं, 2000 तक कुछ भी, तो जो उनका जो टोटल ये होता है। यहाँ पर क्या निकालना है? 46। तो n बराबर यहाँ 46 हो जाएगा, तो ये 46 हुआ। n+1 पर की जगह पर क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा और 2n+1 की जगह 46 दूना 92 और 1 93 हो जाएगा और बटे क्या है? 6। तो ये तो हो गया सभी संख्याओं का टोटल। औसत निकालने के लिए संख्याओं से भाग करेंगे, तो यानी यहाँ 46 से भाग भी करेंगे, तो ये 46 से कट जाएगा और बाकी तो शायद कुछ कटेगा नहीं, से केवल और केवल मल्टीप्लाई करना होगा। 7 तियाँ 21, 2 बचेगा, 7 9 63, 2 65, 4 तियाँ 12, 1 बचेगा, 4 9 36 और 37। जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 5 2 7, 6 7 13 और 4 4371। 4371 टोटल आएगा। तो ये हो गया 4371/6। अब केवल भाग ही देना। 6 7 42, 1 बचेगा 17, 6 दूनी 12, 5 बचेगा 51, 6 8 48, 3 बचेगा 30, 6 पंचे 30। आंसर नंबर चौथा सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या? एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किए जाने पर एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। पहले 100 इतने तो आगे था ही। पुलिसकर्मी की चाल चोर की चाल का अनुपात 5:4 है। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पुलिस जो है 5 की स्पीड से और ये 4 की स्पीड से भागता है। तो अगर हम इनमें दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या आता है? 1 स्पीड में अंतर 1 आता है। तो अगर इससे हम समय निकालें तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो जो उन दोनों के बीच डिफरेंस है वो 150 मीटर का है और चाल जो है वो 1 है। चाल को हम मीटर पर सेकंड में ही काउंट कर लेते हैं, तो समय जो हो जाएगा वो रियल में क्या हो जाएगा? 150 सेकंड।
जब ये समय पता चल गया कि 150 सेकेंड में पकड़ लेगा, तो हमें यहाँ पता करना है कि चोर द्वारा चली गई दूरी, तो चोर द्वारा चली गई दूरी होगी चाल गुणे समय से। तो चाल है चोर की क्या 4, और दूरी और समय क्या मिला 150 सेकेंड, तो इस टोटल क्या हो जाएगा 600 मीटर। तो आंसर आपका थर्ड सही होगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई को 2 गुने से 4 कम है। पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज किस इस तरह से है, ये A है, ये B है, ये C है। अब कहा है कि BC की लंबाई AB की लंबाई के 2 गुने से 4 कम है। BC की लंबाई AB की, तो AB की x मान लेते हैं, तो BC की 2x - 2। और भुजा AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 अधिक है, तो ये 10 अधिक है, तो ये x + 10। फिर दिया है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़, तो x + x + 10 + 2x - 2 बराबर 40 दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो 4x हो जाएगा पूरा, और 10 से 2 जाएगा 8 बराबर 40। तो x बराबर 32/4, x बराबर आ जाएगा 8। जब x बराबर 8 आ जाएगा तो पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई। सबसे छोटी भुजा भी यही है, तो x का ही मान 8 है, तो आंसर भी आपका 4 ही होगा। अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं। यहाँ ऑप्शन पकड़ के सीधे से देख लेंगे कौन सी विभाज्य है कौन सी नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 11 × 7 = 77, 3 × 31, 11 × 2 = 22, 9 × 92, 88, और 88 के बाद 4 × 44 विभाजित है। और यहाँ पर भी सेम संख्या दी हुई है, यहाँ एक ज़्यादा यही विभाजित नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 ही सही। ऑप्शन पकड़ के 11 से डिवाइड कर लेंगे, सबसे आसान पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु T से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 32 और केंद्र से T की दूरी अगर 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर इस तरह से समझ लेते हैं कि ये सर्कल है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा गई है, और ये इसका सेंटर है, और ये इसका सेंटर है, और ये इसकी जो है स्पर्श रेखा यहाँ T पर मिलती। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये जो है ये वाला एंगल जो होता है 90 बनता है। और यहाँ पर दिया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई ये 32 दी हुई है, और T से केंद्र से T की दूरी ये 40 दी हुई। वो 32 दी हुई, 40 है, वृत्त का व्यास पूछना। तो यहाँ पर देखना कि ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, और ये परपेंडिकुलर आधार में से कोई भी हो सकता है। तो हमें अगर इसकी वैल्यू r निकालनी है, यहाँ पर ये r कर ले, तो r बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस रूल से। तो r² बराबर 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर। अगर स्क्वायर आता है तो आप स्क्वायर निकाल लेते हैं, नहीं तो a² - b² फार्मूला करेंगे तो 40 से 32 जाएगा 8, और 40 × 32 = 72। स्क्वायर ही है तो इसको कर देते हैं 16, इसको कर देते हैं 36, इसका 2 इसमें डाल दिए, ये होगा r²। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, 36 का 6, 6 चौक 24। ये त्रिज्या आ गई 24। पूछा क्या था व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा, त्रिज्या का 2 × 48। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आदमी प्रत्येक माह 20 किलोग्राम चावल और 8 किलोग्राम गेहूं का उपयोग करता है, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यहाँ पर ये देखना है कि 20 किलोग्राम चावल इतना करता है, फिर क्या, जिसके परिणाम स्वरूप से गेहूँ मिलाकर प्रतिमाह 300 रुपये व्यय हो जाते हैं। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 300 के समान व्यय को बनाए रखने के लिए कितने % की चावल में कमी की जाए। क्योंकि तो यहाँ पर मूल्य तो 300 ही है, से मूल्य का कोई मतलब नहीं, वही रखा जाए। मेन है कि 20 किलोग्राम चावल, आप ऐसे समझिए कि चावल है, ये गेहूँ है, चावल की मात्रा 20 किलोग्राम है और गेहूँ की 8 किलोग्राम। अगर ये सपोज कर लें कि इसकी वैल्यू क्या पूछा है, इसका 20% कम है, तो अगर इसका 20% कम है तो इसका अगर भाव 10 रुपये है तो इसका क्या होगा, 20% कम नहीं 20% ही है, तो ये 2 होगा। 10 का 20% क्या आएगा, 2। जैसे 100 का 20 होता तो 10 का 2 आएगा, तो इसका ये भाव ये हो गया। तो अगर इन दोनों के हम गुणा करें तो इनकी वैल्यू पता चल जाएगी। यानी यहाँ 40 रुपये लगेगा और यहाँ 80 रुपये लगेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 120 रुपये खर्च होगा पहले के नियम अनुसार। अब आगे बोले, यदि गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, ये मूल्य जो 10 था इसमें 20% बढ़ा देंगे तो ये अब हो जाएगा 12। अब जब इसका 12 हो जाएगा और लेना वही 8 किलो है, तो यहाँ पर हम 108 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा। इधर क्या है कि ये इसकी वैल्यू में बढ़ोतरी नहीं होती, तो ये 2 रुपये का रेट है तो 2 ही रुपये का है। लेकिन इसकी जो है मात्रा 20 से अब ये घट जाती, कितनी घटती वो पता नहीं, मान लेते हैं x हो जाती, तो यहाँ पर हम x × 2 करेंगे। इन दोनों की वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो भी 120 ही आना चाहिए। तो 12 8 96 हो गया, 120 से घटेगा तो उधर आएगा 24, तो 2x बराबर 24, तो x बराबर 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो है x हमने क्या माना कि x ये हो जाता है। तो नया जो मतलब चावल की जो खपत है ये अब 12 किलोग्राम रह गई 20 किलोग्राम से, तो कितनी कमी होगी, तो चावल की खपत में कमी कितनी हो जाएगी, 8 किलोग्राम।
और पहले कितनी थी 20 किलोग्राम। परसेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 20 पंचे 100, 8 पंचे 40, तो यानी अब ये 40% की कमी हो जाएगी। आंसर नंबर आपका 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट और लास्ट। यहाँ पर एक तालिका दी है 6 महीने की अवधि की किसी कंपनी द्वारा लोहे की छड़ों के उत्पादन को दर्शाती है। पूछा है सर्वाधिक उत्पादन करने वाले महीने और सबसे कम के बीच अनुपात। सर्वाधिक है 108 और सबसे कम है 45। तो 108/45 का अनुपात निकालना है। ये होता है 12, 9 का 12 बार और ये होता है 9 का 5 बार, यानी 12/5। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो 12 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का मैथ का पेपर था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारा वीडियो देखते रहें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय